गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी आज की टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो गैल्वेनोमीटर्स को पढ़ने से पहले कुछ जो पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा याद करते हैं। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो लॉरेंज फोर्स के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इफ़ देयर इज़ एनी मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हो, आप उसमें वी वेलोसिटी से किसी क्यू चार्ज को भेजते हो, वी वेलोसिटी से किसी क्यू चार्ज को उस मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हो, तो उस सिचुएशन पे उस चार्ज क्यू पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा जिसका नाम हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स दिया था, क्योंकि जो फोर्स एक्सर्ट हो रही थी ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो एक फोर्स एक्सर्ट होगा और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कितने के बराबर होगी, तो क्यू वी बी के बराबर। क्यू इज द चार्ज, ठीक है, वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। वी इज द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से आपने चार्ज को उसके अंदर भेजा था। वी बी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फिर यही केस स्लाइट मॉडिफाई हुई थी, और क्या था कि अगर ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर कोई वायर है, सपोज एल लेंथ का है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे भी इस एल लेंथ के वायर पे जिसमें करंट आई हो, उस पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। और वो कितने के बराबर थी, तो आई एल बी के बराबर थी, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, उस लेंथ एल वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हो रही है हमारा ये हो रहा होगा। फिर हम लोगों ने देखा था क्या कि अगर कोई चार्ज क्यू को मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली छोड़ दिया जाए तो उस सिचुएशन में वो किस तरह का मोशन एक्वायर करता है, तो सर्कुलर मोशन एक्वायर करता है, ठीक है। यानी वो बेसिकली क्या करता है, चार्ज के पार्टिकल्स को जो पाथ है चार्ज पार्टिकल्स के, उसको बैंड करके सर्कुलर मोशन पे लेके आता है। सिमिलरली अगर एक वायर है जिसका लेंथ एल है, उसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी टेंडेंसी होगी कि ये वायर ट्विस्ट कर जाए, ठीक है। ओके, ओके। अब देखो कि ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, लेंथ इसकी हमारी एल है, ठीक है। तब जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमारा कितने के बराबर है, आई एल बी के बराबर। अब अगर आप चाहते हो कि जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, तो आप क्या करो, एक और वायर रख दो, तो ये 2 टाइम्स आई हो जाएगा, एक और वायर रख दो, ये 3 टाइम्स आई हो जाएगा। और अगर आप और ज़्यादा वायर रख देते हो, सपोज एन टाइम्स, ठीक है, तो एन टाइम अगर एन वायर्स रख दोगे, तो जो हमारा करंट होगा वो एन टाइम्स आई हो जाएगा। और आपका जो फोर्स, अगर सपोज इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो अगर नेग्लिजिबल क्वांटिटी, आप चाहते हो कि उसको मेजरेबल क्वांटिटी पे लेके आने के लिए, तो एन टाइम्स एन वायर्स रख दो, तो उसके उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो एन टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। यानी हम लोगों ने देखी थी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है और करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट। अगर हम लोग अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाते हैं तो एक तरीका है कि सीधा सीधा आई को बढ़ा दो, एक दूसरा तरीका है कि वायर्स बढ़ा दो, या फिर उसी को हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेटिव फॉर्म में कि इसको कॉइल्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक ही पॉइंट पे, एक ही पर्टिकुलर एक लेंथ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ वायर हो, तो उसको हम लोग कॉइल कहते हैं, ठीक है। कॉइल्स कैसे होते हैं, तो एक सॉफ्ट कोर रखा जाता है और उस पे ऐसे वायर का बाउंड किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा किया हुआ हो तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कि ये एक कॉइल है। तो अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करनी है, तो आप करंट एन टाइम्स करना चाहते हो तो कॉइलिंग कर दो, तो आपका करंट जो है वो अपने आप एन टाइम्स हो जाएगा। हम लोगों ने सोलोनाइट के केस में भी यही चीज़ को देखा था। ओके, अब थोड़ी सी पुरानी एक और चीज़ थी कि अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उसमें कोई मैग्नेटिक डाइपोल पी रखा हुआ हो, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की टेंडेंसी क्या होगी कि मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कराए, किधर के अलॉन्ग रोटेट कराए, तो थीटा डिग्री से रोटेट कराए। और कोशिश रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि ऐसे पोजीशन पे लाने की, थीटा की ऐसे वैल्यू पे लाने की जहाँ पे फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो, यानी इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो मिनिमम हो। यहाँ पे ये डाइपोल की टेंडेंसी रोटेट कराने की है, तो फोर्स ना होकर के यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा। और हम लोगों ने देखा था कि torque on a electric dipole in the presence of electric field E is given by P cross E, P cross E, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी को, ठीक है, इसी को उठा करके हम लोग मैग्नेटिज्म में उठा करके एकदम सेम चीज को उठा के लाओगे, तो अगर किसी
मैग्नेटिक फील्ड बी पे अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल एम रखा हुआ है तो उसकी टेंडेंसी होगी इसको रोटेट कराने की, ठीक है। और जो टॉर्क की वैल्यू होगी इस इक्वेशन को कंपेयर करते हुए देखेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे ई है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, बी विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल्स को मैग्नेटिक फील्ड में टेंडेंसी होती है अपने अलॉन्ग रोटेट कराने की, और जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो दी जाती है एम क्रॉस बी पे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो आ जाएगा हमारा एम बी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल कौन सा है, तो डाइपोल मूवमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पर्टिकुलर एंगल के बारे में यहाँ पे बारे में बात हो रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए था वो मिल गया है। वो क्या क्या था, तो टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इज गिवन बाय एम क्रॉस बी, ठीक है। ओके, तो आते हैं हम लोग टॉपिक जो हमारी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहला वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, तो जो हम लोग अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर आई को रखें, ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसके जगह में एक लूप बना दे। लूप बना दे कहने का मतलब हुआ कि ये सपोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इसमें एक लूप रखा, ठीक है, एक लूप रख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है जिसकी एरिया ए है और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारा कितना, करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखा होता है तो इसकी टेंडेंसी होती है किधर के अलॉन्ग अलाइन करने की। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसकी टेंडेंसी होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की कि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग मतलब रोटेट कर जाए या अलाइन कर जाए, ठीक है। तो जो इसकी बेसिक प्रिंसिपल होती है वो यही होता है कि दो मैग्नेट्स के बीच में, एक नॉर्थ पोल एक साउथ के पोल के बीच में एक करंट कैरिंग लूप रखा जाता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो और जिसमें करंट आई फ्लो करने के लिए छोड़ा जाता है। तो आई इंटू ए हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रखा हुआ है तो उस सिचुएशन पे, ठीक है, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और जो कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चीज तो क्या हो गई कि हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो बेसिक प्रिंसिपल है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। ओके, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने अभी जस्ट बोला उसमें क्या होता है, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उसके बीच में एक लूप रखा जाता है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा होता है और इस लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है। तो इस कंडीशन पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा इस लूप का वो हो जाएगा आई ए। अब अगर एक वायर है तो करंट आई होगा, अगर हम लोग इस पे कॉइलिंग कर दें, अगर हम लोग इस पे कॉइलिंग कर दें, ठीक है, तो करंट हमारा एन टाइम से हो जाएगा और हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी हमारा एन टाइम्स आई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन रहता है इसमें। और इसमें क्या किया जाता है कि जब ये कॉइल्स हैं, जब आप इस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के कारण इसमें टॉर्क अप्लाई होगा तो ये अपने पोजीशन से ट्विस्ट करेगा। सपोज इसमें करंट आई फ्लो करिए, ये अपने पोजीशन से ट्विस्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ इसमें एक पॉइंटर लगा दिया जाता है, ठीक है, जो स्केलिंग का काम करता है। इसमें एक पॉइंटर लगा होता है जो ये बताने का काम करता है कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कैसे होता है, सपोज आपने आई करंट फ्लो कराया, ठीक है, और उसके कारण इस पे जो टॉर्क एक्ट हुआ उसके कारण ये ट्विस्ट कर गया सपोज थीटा डिग्री से, ठीक है, अपने पोजीशन से थीटा ट्विस्ट कर गया। तो आपने स्केलिंग कर दी, आपने जैसे कि 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कराई, 60 डिग्री वो रोटेट कर गया। इसका मतलब है कि वो 0.1 एम्पियर पे कितना रोटेट करेगा, 60/1, यानी कि 60/1, 60/0.1 यानी कि लगभग 6 डिग्री, ठीक है। यानी कि जब 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा
तो ये अपने पोजीशन से 6 डिग्री अपने पोजीशन से वो रोटेट करेगा। इस बेसिस पे आपने स्केलिंग कर ली। अब फाइंड करते हैं कि इस कॉइल पे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इनके कारण जो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी है, और ये जो डाइपोल मूवमेंट है क्रॉस, ठीक है। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा जो हमारा होगा वो 1 है। तो सीधा सीधा हम लोग इसका मॉड यूज़ कर ले रहे हैं, यानी सीधा मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में m की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स आई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल इज a इंटू बी। यानी इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो कितने के बराबर है, कुछ इतने के बराबर है, ठीक है। अब जो ये कॉइल है ये इससे कनेक्टेड है, जैसे ही फोर्स लगा ये अपने पोजीशन से ट्विस्ट हुआ, और जैसे ये ट्विस्ट हुआ, सपोज एंगल थीटा से ट्विस्ट हुआ, तो हम लोग हुक्स लॉ को याद करो। तो हुक्स लॉ क्या कहती है कि अगर आप किसी बॉडी को अपने या किसी वायर को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, तो उस ट्विस्टिंग के कारण उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। अगर सपोज ये वायर जो आप यूज कर रहे हैं वो काफी इलास्टिक है, तो सिचुएशन पे आप जितना भी टॉर्क लगाओगे, ठीक है, उतना ही जस्ट अपोजिट एक रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो लेट कि उसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है विच इज प्रोपोर्शनल टू, जैसे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था ना, जितना पोजीशन एक्स आप कंप्रेस या फिर एक्सटेंड कर रहे थे, तो यहाँ पे टॉर्क टी रोटेशन पे बात होती है, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो लेट रिस्टोरिंग टॉर्क जो हमारा है वो माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल है, या फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो सपोज कोई कांस्टेंट आ रहा है के माइनस के थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क आपका ये है। आपने टॉर्क अप्लाई जो किया है वो कितना है आपका, एन आई ए बी। एन क्या है आपका, आपने करंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसमें कॉइलिंग कर दी है, ठीक है, ताकि अगर 0.01 एम्पियर करंट भी इसमें अगर फ्लो करे तो वो करंट उस कॉइलिंग के कारण मैग्नीफाई हो जाए और वो उतने छोटे करंट्स को भी डिटेक्ट कर सके। तो एक चीज तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर एन की वैल्यू आप कॉइलिंग में, अगर कॉइल्स के जो हमारा कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो बहुत स्मॉल वैल्यूज का करंट भी मैग्नीफाई होकर के काफी बड़ा वैल्यू हो जाएगा और उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाना है, आप चाहते हो कि वो गैल्वेनोमीटर 0.0001 एम्पियर तक के करंट को डिटेक्ट कर सके, तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना होगा, एन की वैल्यू ऐसी रखनी होगी कि वो उतने से करंट को भी मैग्नीफाई कर दे और इतनी फाइन वैल्यू कर दे, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू कर दे, फाइनाइट वैल्यू कर दे कि उसके कारण डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो जो कैलकुलेटेड टॉर्क वैल्यू है ये है, रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा ये है। हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहती है कि ये टॉर्क और ये टॉर्क बराबर होगा, इक्वेट कर दो, के थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी। याद रखना ये नेगेटिव साइन यहाँ पे जो था वो नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए था कि रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाइड टॉर्क के जस्ट अपोजिट में है, ठीक है। तो पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो के थीटा इज इक्वल टू दिस। और यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एन ए बी बाई के थीटा, सॉरी आई, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, आप एक गैल्वेनोमीटर बना रहे हो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो एक बार बना दिए तो फिक्स हो गया। a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, ये भी फिक्स हो गया। आपने मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया वो भी फिक्स हो गया। k इज द ट्विस्टिंग कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द वायर, जो आप वायर यूज कर रहे हो कॉइल को उसके अंदर हैंग करने के लिए, वो उस वायर के इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैरामीटर्स हो गए किसके, गैल्वेनोमीटर के। यानी कि आप एक गैल्वेनोमीटर बना रहे हो, तो ये सारे पैरामीटर्स एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर्स के लिए फिक्स्ड होंगे। अलग गैल्वेनोमीटर बनाओगे तो एन की वैल्यू अलग होगी, ए की वैल्यू अलग होगी, बी की वैल्यू अलग होगी, के की वैल्यू अलग होगी, पर एक फिक्स्ड गैल्वेनोमीटर्स के लिए ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट होंगे। इसीलिए इसको गैल्वेनोमीटर पैरामीटर्स कहते हैं। गैल्वेनोमीटर्स का खुद का अपना पैरामीटर्स, और एक गैल्वेनोमीटर्स का पैरामीटर्स इस गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट है, दूसरे गैल्वेनोमीटर के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के।
और अगर आप चाहते हो, ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन, हाँ यस, देन द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस जो हो रही है हमारी वो प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और स्केलिंग का जो कॉन्सेप्ट है मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज यहाँ पे वो स्केल रहता है और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो सपोज 10 एम्पियर फ्लो करती है। ठीक है, और ये यहाँ से 10 एम्पियर के कारण इसमें टॉर्क अप्लाई होता है और ये अपने पोजीशन से ट्विस्ट करके यहाँ आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ ट्विस्ट होकर के आया, सपोज कितना आया, 30 डिग्री आया। ठीक है, तो 10 एम्पियर पे वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 एम्पियर पे कितना ट्रैवल करेगा, तो 30/10 यानी कि 3 डिग्री। तो आप मार्किंग कर दो यहाँ पे कि यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ से मेजर कर लो कि अगर ये 3 डिग्री है तो यहाँ पे 1 एम्पियर, ये पे 6 डिग्री है तो यहाँ पे 2 एम्पियर है, इसी तरह मार्किंग करके स्केल बना दो। ठीक है, तो ये होता है स्केलिंग का कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर में। ओके, आगे इसका एक और पार्ट होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में और कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं ए मीटर में। इवन आपके एक्सपेरिमेंट्स भी करने होंगे। ठीक है, आपके 12th क्लास में इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन ए मीटर। ठीक है, तो उसके कन्वर्जन्स को भी पढ़ेंगे, वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके ठीक है,